Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो हम पढ़ रहे हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग में हम रेजोनेंस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था रेजोनेंस का। आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे रेजोनेंस के अंदर, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया था। रेजोनेंस होता क्या है, मैंने आपको फैन का एग्जाम्पल देके पूरा रेजोनेंस को कवर कराया था। आज रेजोनेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, कि इस वे में भी केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। और जल्दी से 1K करा दो। केमिस्ट्री में आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी। केमिस्ट्री में अगर आप हर एक टॉपिक की ट्रिक चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्विक निकल जाएं, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर ही निकल जाएं, उसकी अगर आप शॉर्ट्स वीडियो चाहते हो तो फटाफट से मेरे 1K करा दो। ये वीडियो 1K होने के बाद ही आएंगी, उससे पहले मैं नहीं अपलोड करूँगी। तो पहले जल्दी से 1K करा दो मेरे सब्सक्राइबर्स, एंड उसके बाद मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक की जो ट्रिक होती है, मतलब अभी आप लोगों को गैस करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चंस निकालने में, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। लेकिन मैं हर एक टॉपिक की ऐसे आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैलकुलेशन भी आपकी कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे शॉर्ट्स चाहते हो तो जल्दी से मेरे 1K करा दो और जल्दी से शेयर कर दो। और लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लेक्चर को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज रेजोनेंस को आगे बढ़ने से पहले उसका रिवाइज कर लेते हैं। जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे उसका 2 मिनट्स रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार मैं कंफर्म कर ले रही हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ऑल डन। चलिए एक सेकेंड और रुकते हैं। हाँ जी, मुझे और कुछ भी आप लोगों को बताना था, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता दूंगी। ठीक है, कुछ मुझे अनाउंस करना था, अभी मुझे बिल्कुल भूल गई हूँ, दिमाग से एकदम निकल गया। तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी जो मेरे को बताना था। अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मैंने आपको मतलब बताया था। पहली बात तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इन विच ईच स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन most of property but none of them can explain all property are known as resonating structure and this phenomena is called resonance। मैंने बोला था कि मान लो ये फैन है, दिख रहा है कि ऊपर, ये रहा फैन ऊपर दिख रहा है। हाँ, ये जो ऊपर फैन है ये पूरा क्या है, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है। अगर इसके एक विंग्स को सेपरेट कर लो, दूसरे विंग को सेपरेट कर लो, थर्ड विंग को सेपरेट कर लो, मिडल वाले पार्ट को सेपरेट कर लो, अगर हम इसको सेपरेट इसको देखते हैं तो ये इसकी हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये एक विंग 3 विंग से बना है, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अगर मान लो एक हम विंग उठाते हैं तो ये एक्सप्लेन तो कर रही है फैन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो फैन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या ये पूरे फैन की मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है? नहीं कर रही ना। पूरे फैन की प्रॉपर्टी तो तब डिफाइन करेगी ना जब उसमें तीनों विंग्स होंगी, मिडल वाला पार्ट होगा, तभी तो डिफाइन होगी, है ना। तो ये जो पूरा फैन होता है इसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, और इसकी जो एक्सेसरी है जिससे मिलकर बना हुआ है उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बस यही है। तो इसकी जो एक्सेसरी है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं बनाने के लिए, लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। पूरी प्रॉपर्टी तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड ही शो करता है। चलिए जी, आगे मैंने ये बताया था कि जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना वो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है कि हाँ ये जो फैन है ये 3 विंग से बना होगा, बीच में इसमें पाइप लगा है एंड मिडल वाला पीस लगा है, तब ये फैन तैयार हुआ है। लेकिन जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है, जो फैन है वो तो रियल है ना, लेकिन उसकी हम विंग्स इमेजिन कर रहे हैं, इस तरह से विंग्स को लगाया होगा, यहाँ नोजल लगाया होगा, तो ये क्या है, जो इमेजिनरी है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो रियल है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया था।
फिर मैंने आपको रेजोनेंस निकालना बताया था कि आप कैसे बताओगे कि उसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर है या फिर कितनी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करो, आप डिफरेंट चीज़ देखो। अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो आप डबल बॉन्ड देखो, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया हुआ है तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो। तो क्या करो, मान लो डबल बॉन्ड एक पोजीशन पर है, उसको जितनी पोजीशन आपको दिख रही है ना सारी पोजीशन में घुमा दो उसको। अगर आप कोई भी आप डिफरेंट चीज़ को पकड़ो एक साइड से और उसको सारी साइड्स पे क्या कर दो, घुमा दो, तो उसकी उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी। बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। मैंने इसके क्वेश्चंस कराए थे आपको, अप्रॉक्स 7-8 क्वेश्चन कराए थे। तो आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस निकालना आई होप आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूंगी। मैंने आज भी रिकॉल करा दिया है। फिर मैंने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया था। स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आज जो बचा हुआ पार्ट है रेजोनेंस का वो कंप्लीट करते हैं फटाफट से। कल हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस इसको मोस्ट प्रोबेबल 6 to 7 days, 1 week और लगेगा इस चैप्टर के अंदर। अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही थी बट अब कंटिन्यू होंगी, तो 1 week के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। देन फिर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो देखो, जो बेंजीन होती है, बेंजीन तो फेवरेट है सबकी, है ना, सबकी फेवरेट है ना, बेंजीन को तो सभी जानते होंगे। बेंजीन जो होती है इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कैकोली स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा इसकी और भी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सिर्फ बता रही हूँ समझाने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन कोई ना किसी आप वो करोगे, एररलेस जो बुक है, अगर आप वो करते हो, कुछ बच्चे करते हैं, तो उसमें ये टर्म दिया हुआ है कैकोली स्ट्रक्चर, तो वहाँ से डाउट आता है। तो कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए, तो मैं सारे पॉइंट लेकर चलती हूँ। तो ये जो है कैकोली स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होती है उसका जो लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, चलिए फिर बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल दोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल दोगे ना। चलिए, कितने इसमें बॉन्ड हैं वो अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद O3 आप लोग, ये होमवर्क है आप लोगों का, O3CO2। O3CO2 इस दोनों की आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कल करके लाओगे, मैं नहीं बताऊंगी अभी। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। PO4 3- में पहले तो बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा। इसको नहीं देखना है, इसको हटा दो, इसको नहीं देखना है, जो दिया है इसको नहीं देखना है। ठीक है, आप अपने मन से बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा। PO4 3- पे जो भी चार्ज नज़र आ रहा है वो उसका फॉर्मल चार्ज हो गया। फॉर्मल चार्ज सम होता है, इसलिए कितना आ रहा है, ऑक्सी एनायन ही तो होता है, तो कितना चार्ज हो जाएगा, -3/4। बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने सिखा दिया था, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, 1.25। ऐसी सल्फेट आयन का फॉर्मल चार्ज निकाल के बताओ फटाफट। चीटिंग करके देखने का कोई भी मतलब नहीं है, आंसर उसमें लिखा हुआ है सामने, ऐसे बता दोगे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आप निकालो। कैसे आया ये आंसर, ये मायने नहीं रखता कि आंसर ये है, मायने ये रखता है कि इसका आंसर ये कैसे आया। मान लो अभी सल्फेट में आपको दे दिया, आपने देखकर बता दिया, एग्जाम के अंदर वो पूरी केमिस्ट्री में से मान लो कोई और बना कर दे दे, आपको उसका निकालना पड़े, मैंने तो वो सिखाया है ना, तो उस प्रोसेस से करो। ठीक है, इधर आपको चीटिंग नहीं करनी है, आंसर लिखा हुआ है लिखने दो, आप अपना निकालो, फटाफट से निकालो, जल्दी से फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर निकालो। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी निकालो। निकाल लिया। चलिए, तो फॉर्मल चार्ज तो इसका क्या आएगा, -2/4, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सल्फेट में 6 बॉन्ड होते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और सल्फेट की याद है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती थी, इसलिए सल्फेट का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.5।
क्लियर है? यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट होता है। रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये और बचते हैं, उसके बाद आपका रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही कैकोले स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसको ही हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, अगर कहीं कैकोले स्ट्रक्चर लिखा है तो इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। अगर कहीं कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख रहा है इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में लिख रहा है। अगर वो दीवार स्ट्रक्चर भी लिख रहा है ना तो समझ लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है वो, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ये है कि ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बोन पेयर एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। क्लियर है? फर्स्ट रूल कंप्लीट होता है। सेकेंड रूल ये होता है कि जो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनकी एनर्जी ऑलवेज सेम होती है। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। क्लियर है? थर्ड है रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसका मोर कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। पहला पॉइंट क्या कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें सेम बॉन्ड पेयर होते हैं, सेम लोन पेयर होते हैं एंड सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ये नहीं पता है कि बॉन्ड पेयर किसे बोलते हैं, लोन पेयर किसे बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आप लोगों का फॉल्ट है कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं। जितना डीप में जाकर मैं एक्सप्लेन करती हूँ उतना ड्रॉपर बैच में कोई भी टीचर मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करता होगा। मैंने इवनली अपनी प्रीवियस क्लास में इस पॉइंट को भी डिस्कस किया है कि लोन पेयर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसको यहीं रोको, पहले प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल यही होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी ना जितनी भी बनती है उनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, लेकिन उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है वो एक रियल स्ट्रक्चर होती है। तो रियल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगा, जो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। थर्ड रूल हमारा ये क्लियर होता है। फोर्थ रूल है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है शुड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN एटम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज तो आता है जिसकी EN ज़्यादा होती है। अब आप लोग क्या पूछोगे, अब आप लोग बोलोगे मैम ये EN क्या होती है। फिर से रिपीट करती हूँ, EN सब मैंने पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को डिफाइन किया है, तो आप लोग वो वाला लेक्चर जाकर देखो जल्दी से, ठीक है, अगर नहीं देखा है। EN का मतलब होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, और जिसकी EN कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? क्योंकि जिसकी EN ज़्यादा है वो जल्दी जल्दी खींचेगा, अगर जल्दी जल्दी खींचेगा तो इसका मतलब उस पर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी EN कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि तो वो तो बेचारा देता जा रहा है ना, क्योंकि वो नहीं खींच पा रहा है इतना। क्लियर है? तो फोर्थ रूल हमारा ये कंप्लीट होता है। 5 रूल होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम जैसी प्रोसेस नहीं होती, लाइक एज टॉटोमर्स। नहीं पता, आगे पढ़ेंगे।
तो हमारे 5 रूल कंप्लीट हो गए। पहला रूल ये है कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें बॉन्ड पेयर भी इक्वल रहते हैं, लोन पेयर भी इक्वल रहते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इक्वल रहते हैं। बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर का मतलब होता है वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग कर रहे हैं उनको बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड ये था कि जो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी उनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। ओके। थर्ड रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनाने का ये है, मान लो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, लेकिन उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से भी जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी। एंड फोर्थ रूल ये था कि जिसकी EN ज़्यादा उस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी EN कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मान लो EN का मतलब ही इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है अपनी तरफ, तो जिसकी EN मान लो बहुत ज़्यादा है, मिल लो फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा EN होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन क्या करेगा? बहुत उसकी EN ज़्यादा है, वो तो मस्त है, वो तो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन को खींचता जा रहा है उस पर एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो उस पर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड 5 बताया, जैसे टॉटोमर्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टॉटोमर्स हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी कोई भी इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होता। 6 रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का लिखने का ये होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें जो लाइक चार्जेस हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो नियरली पास पास होते हैं। क्यों? मेरी बात आप ध्यान से सुनो फोकस के साथ। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप लोग बताओ, मान लो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन की मान लो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, A, B, C एंड D, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अगर इस सब में सेम चार्ज आ रहा है तो ये तो भाई रिपेल करेंगी ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर इसकी सेम चार्ज प्रेजेंट है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, 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 तो क्या ये चारों पास पास रह पाएंगे? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि चारों पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हमेशा याद रखो, जब सेम चार्ज होता है तो वो ऑलवेज रिपेल करता है, लेकिन जब अपोजिट चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के 6 रूल थे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, ठीक है। तो इस रूल का मतलब आप लोगों को अब आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर पहले मैं ये रूल कराती और बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सिखाती तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट से। बॉन्ड ऑर्डर आपको 3 दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड CO3 2- आयन का। तीनों के बॉन्ड ऑर्डर मुझे फटाफट से जल्दी से निकाल कर दिखाओ। मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, अब आप लोग ये क्वेश्चन खुद निकालो, जल्दी निकालो, मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। पहले क्या देखोगे? अगर रेजोनेंस से हो रहा है तो रेजोनेंस देखो, अदरवाइज उसमें जितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो उसका उतना बॉन्ड ऑर्डर हो गया। निकाल लिया? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चंस में। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में स्ट्रक्चर बनाने आती है। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने आती है तो आप लोग इजीली सब कुछ निकाल लोगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर तो ये होती। बस कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं मैम। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया? 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या स्ट्रक्चर बताई थी कार्बन डाइऑक्साइड की? एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड से, दूसरी साइड में भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है। बॉन्ड ऑर्डर एक बार चेक कर लेना। कभी कभी आप लोग इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिया है, कभी कभी वो किसी और में भी पूछ सकता है। मान लो ये तो छोटी स्पीसीज दी हुई है, अगर उसने बहुत बड़ा कंपाउंड दे दिया तो उसमें फिर आपको देखकर पता लगाना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। ये नहीं कि वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दिया है तो आप लोग उसका लगा रहे हो, नहीं। देखो पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो।
तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 4 बॉन्ड नजर आ गए। कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। CO3 2- आयन में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वेरी गुड, 3 रेजोनेटिंग। इस डबल बॉन्ड को उठाकर तीनों साइड में घुमा दो, जितनी भी साइड दिख रही है उस साइड में घुमा दो, वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और इसके अंदर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जितना उसमें बॉन्ड प्रेजेंट हो उसका डिवाइड कर दो, निकल गया। कितना आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर, 1.33 आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर OO बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बार आ चुका है, बताओ जल्दी से निकाल कर। ये तो बहुत ईजी है, ये तो ऐसे देख कर ही निकाल लोगे आप लोग। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन इन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, O3 का कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इसको पकड़ो, एक साइड इधर आ गया, एक साइड इधर आ सकता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो डिवाइड कर दो, कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो देखते ही आंसर आना चाहिए। H2O2 याद है, इससे तो आप मिल ली हो पहले ही। H2O2 जो होता है इसमें पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हाफ ओपन मुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। क्लियर है? चलिए लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये, बस 2 मिनट का, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। रेजोनेंस के एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था, यही मेरे माइंड में आ रहा था। मैंने बताया था कि देखो जो बेंजीन होती है, बेंजीन को ही ले लो, ठीक है। बेंजीन में हम बोलते हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है ना। बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ ऑलवेज सेम रहती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि है ना डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए, लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ऐसा क्या होता है बेंजीन के अंदर, आंसर दोगे? अब तो आप दे दोगे आंसर, ड्यू टू, वेरी गुड, रेजोनेंस की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है रेजोनेंस में मैम, पार्शियल चार्ज आ जाता है, चारों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से जो रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। क्या हुआ है, तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, मान लो ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कोई सिंगल है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जो डबल है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस जब भी आएगा तो ऑलवेज, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कुछ भी हो, ऑलवेज बॉन्ड लेंथ सेम होगी। उसका आंसर यही आएगा, रेजोनेंस। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें मान लो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कम होनी चाहिए एंड सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बावजूद भी इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो इसका आंसर क्या जाता है, तो वही 4 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा रेजोनेंस। वहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको रेजोनेंस लिखा हुआ दिख जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना होती है, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैं सब समझा चुकी हूँ। क्लियर है? तो रेजोनेंस आपका आज कंप्लीट होता है। रेजोनेंस को 2 पार्ट के अंदर हमने कवर किया था। अब हम कल स्टार्ट करेंगे बैक बॉन्डिंग। अब जो कंटिन्यू टू कंटिन्यू आते जा रहे हैं टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इसी के अंदर से आते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको फिर से समझा दूंगी अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि फटाफट से जल्दी से 1K करा दो मेरे। उसके बाद में आपको मैं केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक के
न्यूमेरिकल निकालने की ट्रिक शॉर्ट्स में डालूंगी, उससे पहले नहीं डालूंगी। पहले फटाफट से जल्दी जल्दी से 1K करा दो, लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी जल्दी से शेयर करो कि केमिस्ट्री को इस वे में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ओके, बाय बाय।